अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। इस प्रोग्राम में मैं आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। खबर चाहे सियासत से मुतालिक हो या मईशत से मुतालिक, हर खबर का जानना बहुत ज़रूरी है। मुल्क की सियासत में PDM और हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी उरूज पर है। दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई का सैलाब बढ़ता जा रहा है। अवाम परेशान है कि ये सिलसिला आखिर कहाँ जाके रुकेगा। हालात जैसे भी हों, हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और हमें खुद को बाखबर भी रखना है। तो खुद को बाखबर रखिए और मेरे साथ रहिए। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से इस सफर में मेरे साथ होंगी महानूर इफ्तिखार। जी महानूर, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल कर लेते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 2 मराहिल में कराने की तजवीज़। लाहौर में स्मोक के बायस स्कूलों को हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का हुआ फैसला। कसूर में खवातीन पर तशद्दुद। लाहौर में हुआ एशियन एक्सीलेंस अवार्ड शो। लाहौर डिफेंस में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों का इनकाद। पंजाब में झींगा फार्मिंग का रुझान। और इस्लामाबाद से इस सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और मैं आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जारी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी। मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने घरों में सिलेंडर्स के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई के साथ साथ चंद अशिया की कीमतों में कमी वाक़या। पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। जुड़वा शहरों में खुश्क सर्दी बीमारियां बढ़ाने लगी। बच्चों और बुजुर्गों में फ्लू, नमोनिया, खांसी और बुखार जैसी अलामात जाहिर होने लगी। इस्लामाबाद पुलिस का एक और अहसन कदम। इस्लामाबाद में तलबा इंटर्न्स तैनात करने का फैसला। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध असेंबली ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया। सिंध हुकूमत ने हामला खवातीन के लिए मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 4 कुदरती झीलें बहाल करने का हुक्म दे दिया। कोरंगी में राशिद लतीफ अकेडमी के इतराफ गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म। ओशन आर्ट गैलरीज में मारूफ पेंटर आलिया फैजी के फनपारों की नुमाइश हुई। इटली के कौंसल खाने में इतालवी खानों से मुतालिक समिट का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खबर से कि सिंध असेंबली ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया है। इस बिल को सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने असेंबली में पेश किया, जो मंजूर कर लिया गया। सूबाई वजीर की जानिब से बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर स्पीकर डाइस की जानिब उछाल दी। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने नामंजूर नामंजूर के नारेबाजी भी की। हमें इस बिल की नकल तक फराहम नहीं की गई। बाद अज़ां अपोजिशन जमातों ने सिंध असेंबली के इजलास का बायकॉट कर दिया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि ये बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया गया है। हमारी कोशिश है कि मार्च 2022 में बल्दियाती इलेक्शन करवा दें। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि मेरे पास अपोजिशन जमातों की तहरीरी तजावीज़ मौजूद हैं। हमने उनमें से कई तजावीज़ को इस बिल में शामिल किया है। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि अगर अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि बल्दियाती इलेक्शन नए कानून के मुताबिक ना हो तो फिर इलेक्शन पुराने कानून के मुताबिक करा लेंगे। सिंध हुकूमत ने हामला खवातीन के लिए मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वजीर आला हाउस में प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि साल 2013 से 18 के दरमियान सिंध में नौजायदा बच्चों की अमवात की शरह में 30% से जायद कमी आई है। हम हामला माओं को उनके घरों के नज़दीक सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इस मौके पर यह भी कहना था कि सिंध में गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम से
30 मिलियन खानदानों को फायदा मिल रहा है। मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आला सिंध समेत सूबाई वजीर और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फलाही प्रोग्रामों के हवाले से अपनी एक तारीख रखती है। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम के प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए स्मार्टफोन होना जरूरी करार दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती कि गरीब आदमी स्मार्टफोन कहां से लाएगा। मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि सिंध से 16 लाख मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई। हमने तो इतनी गंदम जखीरा भी नहीं की थी। वजीर आला सिंध का इस मौके पर मजीद कहना था कि मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम पहले मरहले में थर पारकर और उमरकोट इजला में शुरू किया गया है। इसके बाद इस प्रोग्राम को दीगर इजला में भी शुरू कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी खबरों की तफसील। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सरकारी ज़मीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के केस की समाअत की। समाअत के मौके पर अदालत ने सरकारी ज़मीनें वागजार कराने से मुतालिक इत्मीनान बख्श जवाब न देने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आधे से ज़्यादा सिंध की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है। एंटी एनक्रोचमेंट अदालतें भी कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा हैदराबाद एनक्रोच्ड है। आधे कराची पर कब्जा माफिया का राज है। ये जो 15 और 20 मंजिला इमारतें बन गईं, क्या ये सब कानूनी हैं? सब गैर कानूनी है। ये सब इमारतें मिली भगत से बनाई गई हैं, जाली कागजात पर बनाई गई हैं। ये लोग कब्जा कराते हैं और भत्ता लेते हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहे हैं, कोरंगी में कब्जे के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का जवाब में कहना था कि आप हुक्म पर अमल दरामद करें, वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा और जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ज़मीनों से कब्जा खत्म कराने से मुतालिक सीनियर मेंबर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने सिंध भर में सरकारी ज़मीनों से कब्जा खत्म कराने और सीनियर मेंबर को 1 माह में जामा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके PCHS में 4 कुदरती झीलें बहाल करने का हुक्म दे दिया है। जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब से कुदरती झीलों से मुताल्लिक पूछा तो मुर्तज़ा वहाब ने अदालत को बताया कि झील पार्क में एक जगह फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। फिरोजाबाद तारिक रोड के इतराफ झीलों पर हाउसिंग स्कीम बना दी गई है, झीलें खत्म कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि इन झीलों का पानी कहाँ गया। एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने मौक़िफ़ दिया कि पानी का लेवल ख़त्म होने से झीलें ख़त्म हुई। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ दिया कि ज़मीन तो महफूज होनी चाहिए थी। इस मौके पर अदालत में मौजूद एक शख्स ने कहा कि झील पार्क के तरफ सारी दुकानें बना दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि झील पार्क के तरफ कितना खूबसूरत एरिया था, गैर मुल्की यहाँ आकर रहते थे, क्या हाल कर दिया है। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पूछा कि आप कराची की झीलों को कैसे बहाल करेंगे, तो मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि किसी माहिर से खिदमात लेकर रहनुमाई हासिल कर सकूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक झील पर तो फाउंडेशन स्कूल बनाया हुआ है। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत को बताया कि मुझसे पहले लोगों ने ये फैसले किए थे, जिनका सारा खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने PCHS में 4 झीलें बहाल करने और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने का हुक्म भी जारी कर दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हुक्म दिया कि कराची के तमाम पार्कों और मैदानों को बहाल करके महफूज बनाया जाए। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। कराची में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कई अहम हुक्मनामे जारी किए गए। इस दौरान राशिद लतीफ़ स्टेडियम के हवाले से भी बात की गई। DG KDA ने अदालत को बताया कि हमने कोरंगी में राशिद लतीफ़ को एकेडमी की जगह दी थी। इस जगह पर 32 दुकानें बना दी गई हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सब दुकानें गिरा दें, कोई गैर कानूनी तामीर न छोड़ें। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में पार्क्स और खेलों के मैदानों पर कब्जे और उन पर तामीरात की कहानी कुछ नई नहीं, यहाँ तक कि आला अदलिया को इसका नोटिस लेना पड़ा, वरना कराची में पार्क्स और खेल के मैदान सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाते। इस सिलसिले में कोरंगी नंबर 5 में मौजूद एक वसीह क्रिकेट ग्राउंड
क्रिकेटिंग लेजेंड राशिद लतीफ के जेर इंतजाम राशिद लतीफ क्रिकेट अकेडमी के हवाले किया गया था ताकि कराची में क्रिकेट को फरोग हासिल हो, मगर हालिया इंतजामिया की बद इंतजामी और खेलों के फरोग के लिए 0 दर्जे की कारकर्दगी की वजह से ये बेहतरीन स्टेडियम के जहां नाइट मैचेस भी खेले जाते थे और बैरून मुल्क से भी क्लब टीम्स ने यहां आकर मैचेस खेले थे, अब इसकी रौनकें उजाड़ दी गई हैं और साथ साथ यहाँ 32 दुकानों पर मबनी एक मार्केट की तामीर की जा रही है, जिस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सब दुकानें गिरा दी जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राशिद लतीफ एकेडमी ग्राउंड में अभी भी इन दुकानों की तामीर धड़ल्ले से जारी है। अब इसे अदलिया की हुक्म अदूली कहें या इदारों की बेहिसी, इस सूरत हाल में कराची का एक और मैदान खेलों से महरूम हो रहा है। आर्टिस्ट किसी भी माशरे की सकाफत के तर्जुमान होते हैं। इस हफ्ते ओशन आर्ट गैलरीज में मारूफ पेंटर आलिया फैजी के फनपारों की नुमाइश हुई। आलिया फैजी के फनपारे जिंदगी में खुशी के रंगों की तर्जुमानी करते हैं। फन मुसव्वरी के फनकार और इसके कदरदान हर जगह, हर शहर, हर मुल्क में बसते हैं। कराची, जहां कारोबार और जरूरियात जिंदगी की दौड़ इतनी तेज है, वहां अब भी फन मुसव्वरी जिंदा है। ऐसी ही एक नुमाइश का इफ्तिताह क्लिफ्टन की एक आर्ट गैलरी में किया गया, जहां आलिया फैजी की बनाई हुई पेंटिंग्स की नुमाइश का इफ्तिताह हुआ। आलिया फैजी की बनाई हुई 40 से ज्यादा पेंटिंग्स यहां रखी गई हैं। इस गैलरी में नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर मुल्क के मशहूर फन मुसव्वरी के फनकार चित्रा प्रीतम, जिमी इंजीनियर, अब्दुल जब्बार, आमिर, शाहजहां और AS रिंद ने शिरकत की और फनकारा के काम को भी सराहा। आज का मेरा काम टोटल एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि मैं हमेशा से करती आई हूँ, लेकिन इस वक्त जब मैंने थोड़ा सा कोविड के बाद मैं बता रही थी कि मेरा पहला शो है, तो इसमें आपको नेचर और खुदा की बनाई हुई नेमतें और मतलब अब मैं क्या मेरे पास अल्फाज दिए कि मैं किस तरह से आपको बताऊँ कि कोविड में तो दुनिया ही बदल दी इंसान की। बहुत चीज़ें हमें भी, आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आपको पता ही है कि वो कितना चीज़ों को फ़ील करते हैं। तो इस सिनेरियो में हमने जो कुछ फ़ील किया वो अपनी पेंटिंग्स में नुमाया किया है। अब बात करते हैं मज़ेदार इतालवी खानों के बारे में। कराची में इटली के कौंसल खाने में इतालवी खानों से मुतालिक समिट का एहतमाम किया गया। इतालवी कौंसल खाने की जानिब से सजाई गई इस फूड समिट में बैरून मुल्क रहायश पजीर इतालवी गैर मुल्की मिशन वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और प्रमोशनल सरगर्मियों का एहतमाम करते हैं। इस सरगर्मी का मकसद इतालवी पकवान की रिवायात, मकामी पायदार ज़रई खुराक की मसनूआत और बरामदात को फ़रोग देना है। इटली के कौंसल जनरल ने हाजरीन का खैर मुकदम किया और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा के नमूने के तौर पर बहरे रोम की खुराक के फ़वाइद के साथ साथ मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ और इज़ाफ़े के बारे में आगाह किया। जी तो नाज़रीन, मैंने कराची से इस हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर इफ्तिखार हमारी मुंतज़िर हैं और महानूर आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत को हिदायत कर दी है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात को 2 मराहिल में करवाने की तजवीज़ पेश कर दी। बता रहे हैं मियां असलम अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन 3 मरहलों में हो सकते हैं। पहले मरहले में जुनूबी पंजाब, दूसरे मरहले में शुमाली पंजाब और तीसरे मरहले में वस्ती पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी है। पंजाब काबीना के मंगल को होने वाले इजलास में कई वुज़रा ने पहले मरहले में अपने इलाके में इंतखाबात की हामी नहीं भरी। मुतअद्दिद वुज़रा ने कहा, जहां PTI मजबूत है वहां पहले बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती मुसव्विदा कानून ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी नाफिज करने का फैसला कर लिया। गवर्नर पंजाब को बल्दियाती मुसव्विदा कानून के लिए ऑर्डिनेंस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई वजीर बाऊ रिजवान का कहना है, हमसे नए बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत नहीं की गई। हमारी क़यादत को नए बल्दियाती निज़ाम बारे एतमाद में लिया जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को बिल पर एतमाद में लिया था। हर स्टेज के ऊपर उनकी क़यादत जो थी वो इन्वॉल्व थी और वो बिल्कुल इस बिल के अंदर ऑन बोर्ड थी।
वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा को यकीन दिलाया कि मुतल्लिका इजला के अरकान असम्बली की मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक लाहौर में सरकारी और निजी स्कूलों में अब 3 छुट्टियां होंगी। हफ्ता और इतवार के साथ साथ पीर को भी स्कूल्स बंद रहेंगे और इन दिनों में बच्चे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए तालीम हासिल कर सकेंगे। देखिए यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर स्मोक के खात्मे के लिए तालीमी इदारे हफ्ता, इतवार, पीर को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए। इन दिनों में बच्चे ऑनलाइन सिस्टम के तहत एजुकेशन हासिल करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये इतनी बेटर नहीं है नॉर्मल क्लासेस के हिसाब से, क्योंकि हम अपने टीचर्स से अक्सर क्वेश्चंस करने होते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ वैसे ही काफ़ी टफ होती हैं, काफ़ी बच्चों के लिए सोर्सेज का प्रॉब्लम आ जाता है। वालिदैन का भी कहना है कि कोरोना वबा के बाद बच्चे बड़ी मुश्किल से तालीमी सरगर्मियों की तरफ रागिब हुए थे। फैसला अच्छा नहीं है क्योंकि पहले भी बहुत बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो चुका है। फैसला ठीक है, बच्चों की सेहत के लिए फैसला ठीक है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक 3 दिन इदारे बंद करने से मजीद तालीमी नुकसान होगा। फिजाई आलूदगी और स्मोक का सबब फसलों की बाकियात को आग लगाना, फैक्ट्रियों में ममनुआ ईंधन का इस्तेमाल और सड़कों पर गाड़ियों का बेतहाशा रश है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में डकैती और कत्ल केस में गिरफ्तार 2 खवातीन को साजिदा नामी खातून ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या कसूर के थाना सदर में पेश आया, जहां 2 खवातीन पर तफ्तीशी अफसर से ताल्लुकात की बिना पर प्राइवेट खातून साजिदा ने तशद्दुद किया और तशद्दुद के दौरान खातून ने लेडी कांस्टेबल को अपना मोबाइल फ़ोन देकर तशद्दुद की वीडियो भी बनवाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून दोनों खवातीन को उल्टा लिटाकर तशद्दुद कर रही हैं, जबकि खवातीन रो रही हैं। पंजाब पुलिस ने कसूर में खातून पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक खातून कांस्टेबल और पुलिस एहलकार को मुअत्तल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तर्जुमान पुलिस का कहना है कि IG पंजाब ज़ेरे हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। DPO कसूर सुहेब अशरफ ने वीडियो बनाने वाली लेडी कांस्टेबल और मुलजिमा पर तशद्दुद करने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गफलत बरतने पर इंस्पेक्टर हैदर अली और लेडी कांस्टेबल को नौकरी से फारिग कर दिया। IG पंजाब ने भी वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। राव सरदार अली ने DSP जुल्फिकार विर्क और SHO इदरीस चद्दड़ को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। नाजरीन, 27वीं एशियन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड शो का मेला अलहमरा हॉल लाहौर में सजा। रंगारंग तकरीब में फनकारों और गुलकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंसेज ने समा बांध दिया। अवार्ड शो में जहां काले खान और उनकी टीम ने कवाली पेश करके शायकीन को झूमने पर मजबूर किया, तो वहीं नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का खूब जादू जगाया। नामवर गुलकारा शाहिदा मिनी, समन शेख और शेर मियादाद ने तो अपनी आवाज़ का जादू जगाकर मेला ही लूट लिया। तकरीब में डांस और ढोल बजाने का तड़का भी लगा। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान और वजीर सकाफत ख्याल अहमद कासरो ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फनकारों की परफॉर्मेंस से खूब लुत्फानंदोज हुए। मज़ीद तफसीलात मियाज़गर सलीमी से। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने वजीर सकाफत ख्याल अहमद कासरो और सुहेल बुखारी के साथ फनकारों में अवार्ड तकसीम किए। नाजरीन, DHA नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी ने जीत ली। खवातीन मुकाबलों में वापडा फातेह रही। आर्मी के सैयद हसीब तारिक 4 गोल्ड मेडल के साथ बेहतरीन तैराक करार पाए, जबकि खवातीन में वापडा की जहारा नबी ने 5 गोल्ड मेडल के साथ और 3 नए कौमी रिकॉर्ड बनाकर शायकीन से खूब दाद समेटी। पाकिस्तान फेडरेशन के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद कौमी सतह का ये पहला मुकाबला था। स्विमर्स के शानदार खेल को देखकर बहुत खुशी हुई। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मजीद तफसीलात बताएंगे मियाज़गर सलीमी। DHA लाहौर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी ने जीत ली। मर्दों में पाकिस्तान आर्मी चैंपियन, जबकि वापडा की टीम रनर अप रही। खवातीन मुकाबले में वापडा चैंपियन और पाकिस्तान आर्मी की टीम रनर अप रही। मर्दों के मुकाबले में आर्मी के सैयद हबीब तारिक
4 गोल्ड के साथ बेहतरीन तैराक करार पाए। खवातीन में वापडा की जहां आरा नबी 5 गोल्ड के साथ और 3 नए कौमी रिकॉर्ड बनाकर बेहतरीन स्विमर्स का टाइटल ले उड़ी। मैं चाहती हूँ कि और इस तरह के इवेंट्स और भी होते रहें ताकि जो सारे हमारा टैलेंट है पाकिस्तान में वो इनकरेज होता रहे। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि स्पेशली लड़कियों के लिए। मैं पहला 11 साल का लड़का हूँ जिसने जो बेस्ट स्विमर जिसने हासिल किया है। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम बोले, स्विमिंग के मुकाबले देखकर खुशी हुई। इसमें जो 4 कोर और ख़ास तौर पे DHA ने अपना रोल अदा किया है वो बियॉन्ड वर्ड्स है टू एक्सप्लेन। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने एडमिनिस्ट्रेटर DHA लाहौर ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती के साथ फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नाजरीन, महकमा माही परवरी पंजाब ने सूबे में मछली की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ अब झींगा फार्मिंग का मंसूबा भी शुरू किया है। झींगा फार्मिंग के लिए बंजर और गैर आबाद सरकारी ज़मीनों पर फार्म बनाए जाएंगे। झींगा मछली चाइना से भी एक्सपोर्ट की जा सकेगी। पंजाब में फ़िश फार्मिंग की कामयाबी और फ़रोग के बाद पंजाब फिशरीज़ ने झींगा फार्मिंग करने का भी फैसला किया है। पंजाब फिशरीज़ ने खुद पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसके साथ साथ माही परवरी में दिलचस्पी रखने वाले फार्मर्स को भी रहनुमाई दी जा रही है। अभी रिसेंटली पता चला कि झींगा पे काम कर रहे हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश हुई कि वो सी फिश है तो अगर वो हमारे मीठे पानियों में आ जाए तो हमें फ़ायदा होगा। झींगा फार्मिंग के लिए पंजाब में बंजर और बेआबाद ज़मीनों पर फिश फार्म बनाए जाएंगे और फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी। हर एकड़ के लिए हमने 1,20,000 सब्सिडी उसकी एक्सकवेशन और इसके जो है ना फार्म एस्टेब्लिशमेंट के लिए देने, जो सेनाइन और ब्रैकिश एरिया है। अदरवाइज वो एरिया जो है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन प्रोडक्टिव है। हुकाम के मुताबिक झींगा फार्मिंग के हवाले से फीड और सीड के हवाले से मुश्किलात थी, जिसका हल तलाश कर लिया गया है। चाइना की जो मार्केट है ये अबाउट तकरीबन कोई $5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है जो इंडिया से श्रिम्प की है टूवर्ड्स चाइना, तो वो हम बड़ी इजी जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। पंजाब में इस वक्त 7,000 से ज़ायद मछली फार्म है, जहां सालाना 1,20,000 मीट्रिक टन मछली पैदा की जाती है। झींगा फार्मिंग से इस शोबे को मजीद फ़रोग मिलेगा। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में आई वोटिंग भी होगी, जबकि मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब बराह रास्त होगा। ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 89 के तहत जारी किया गया। ऑर्डिनेंस में कहा गया कि मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब 4 साल के लिए होगा। मेयर की काबीना 12 रुकनी होगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के अरकान की कुल तादाद 70 होगी। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क भर में गैस बहरान की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस महंगाई के दौर में रोजाना की बुनियाद पर होटलों से खाना खाना भी मुमकिन नहीं है। एक तरफ जहां अवाम हुकूमत से गैस बहरान की शिद्दत में कमी लाने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी जानिब सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने घरों में सिलेंडर्स के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना था कि दुनिया में पाइपलाइन के जरिए गैस फराहमी का तस्वुर खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में भी पाइपलाइन गैस की हौसला शिकनी हो रही है। हमें घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर्स गैस की तरफ जाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 28% आबादी को गैस पाइपलाइन से मिलती है, जबकि 72% आबादी सिलेंडर समेत मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करती है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के तहत मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह बढ़कर 18% से जायद हो गई है। एक हफ्ते में महंगाई में मजीद 0.67% इजाफा हुआ। घी, दालों और अंडों समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा और 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई है, जबकि 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 22 रुपए तक कमी हुई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 12 रुपए तक कमी हुई। इस हवाले से शामिल करते हैं शहर इक़्तिदार के बासियों की राय पर मबनी ये रिपोर्ट। मेरे हाल में कहीं पे है भी कुछ चीज़ों में, लेकिन बस ये बोली बुलाई बातें ही हैं। यूँ समझ लें जिस चीज़ को देखें उसकी प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ महंगाई बहुत, यहाँ हर इंसान की जो ख्वाहिश है उसकी निस्बत ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ये हालांकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो महंगाई पर काबू पा सके। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि अब आम सफ़ेद पहुँच का गुजारा जो है
मतलब महदूद आमदनी वाले का बहुत मुश्किल हो गया है। जब कहते हैं कि चीज़ें कम हो रही हैं, जब भी बढ़ जाती हैं, और जहां हमारे वज़ीर आज़म साहब कोई एक्शन लेते हैं महंगाई और बढ़ जाती है। पेट्रोल तकरीबन लगातार 6 दफ़ा महंगा हो गया है। कह रहे हैं जी ज़र मुबादला बढ़ गया है, डॉलर बहुत जमा हो गए हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा। महंगाई है, पेट्रोल भी बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता किसी चीज़ में कमी आई हो, क्योंकि महंगाई इतनी है, गरीब का यार देखो कि जीना तबाह हो गया है। पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शाहीन 1A ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। कामयाब तजुर्बे का ये मुशाहिदा डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच समेत आला अस्करी क़यादत ने किया। ISPR के मुताबिक इस तजुर्बे का मकसद हथियारों के इस निज़ाम के मुख्तलिफ डिज़ाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स की जाँच था। शामिल करते हैं अगली खबर। जुड़वा शहरों में खुश्क सर्दी के बाइस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बिलखसूस बच्चों और बुजुर्ग अफराद को फ्लू, नमूनिया, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियों की वजह से क्लिनिक्स और अस्पतालों में लोगों का रश बढ़ गया है। बच्चों को सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीजी हेल्थ इस्लामाबाद डॉक्टर हसन अरूज ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बताएं कि ये बीमारियां फैलने की वजह क्या सिर्फ बारिश का ना होना है या इसकी और भी वजूहात हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का और रज़िया आपका। बुनियादी तौर पे जब मौसम तब्दील होता है तो मौसम की तब्दीली के साथ चूँकि हमारा माहौलियात से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, हम जहाँ सांस लेते हैं, उठते बैठते हैं, ये बीमारियाँ इस वास्ते बढ़ती हैं कि अचानक आप गर्मी से सर्दी में आए हैं और आपका कुछ हमारा बिहेवियर, कुछ मौसम का बिहेवियर गले में सबसे पहले अटैक करता है, गले के बाद लंग्स पे अटैक करता है, लंग्स के बाद वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। चुनांचे जो जरासीम है ये फलते फूलते हैं, तो मौसम का तब्दील होना, बारिशों का ना होना, हमारा अपना जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, थोड़ा सा कैजुअल होना, क्योंकि अचानक से हम गर्मियों से सर्दियों में एंटर हुए हैं तो हम उतनी हिफाजत अपनी नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें मिल के ये वायरसेस और बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और ये फ्लू या दूसरी किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि खुश्क सर्दी से बचने के लिए क्या इक़दाम करना ज़रूरी हैं और ये भी बताइएगा कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब आपका ठंडक का ज़माना शुरू होता है, ठंडक के दिन शुरू होते हैं, उसी वक्त ही थोड़ी सी एहतियात कर लीजिए। एहतियात अपने कपड़ों में कीजिए, अपनी खुराक में कीजिए, अपनी बाहर निकलने में कीजिए। हम लोग ठंडा पानी बड़े देर तक पीते रहते हैं, आदी होते हैं, लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप उस पानी को भी नीम गर्म करके पिएं तो बहुत ही अच्छा है। ये कम से कम रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएं। फिर अपने आप को ढाँप के रखें। फिर छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे बहुत सुबह और बहुत शाम बाहर ना निकलने दीजिए, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत लो होता है। उसके अलावा थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बताऊंगा, पानी का ज़्यादा पीना। सॉल्ट इंसान ज़्यादा ले रहा होता है और पानी कम पी रहा होता है, तो जो मिडिल एज्ड ग्रुप है, बुज़ुर्गों का ग्रुप है, उसमें ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको जैसे पता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन ये सर्दी से जो मुंसलिक बीमारियां हैं, इनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ आपकी थोड़ी सी लापरवाही से है और थोड़ा सा ग़िज़ा से है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इन बीमारियों की अलामात भी क्या कोरोना से मिलती जुलती हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो एक मरीज़ किस तरह इनमें फ़र्क कर सकता है? देखें, कोरोना एक वो फैमिली का वायरस है जो फ्लू कॉज करता है। तो ये जब एक फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जरासीम जो हैं वो डेफिनेटली एक किस्म के अलामात पैदा करेंगे। उसमें सबसे बुनियादी जो अलामतें जो कॉमन हैं वो नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन कोरोना की बीमारी में अगर थोड़ी सी बढ़ी हुई हो तो सांस की खराबी होना जो है बुनियादी अलामत है। बुखार का लगातार होना बुनियादी अलामत है। जोड़ों का दर्द होना बुनियादी अलामत ज़्यादा है। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। ये बताएं कि सुना है कि दिसंबर के आखिर में पाकिस्तान में भी इसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि इसके कुछ केसेस सामने आ सकते हैं। किस हद तक ख़तरनाक साबित होगा ये पुराने वायरसेस के मुकाबले में? जी, ये अभी
एक दो रोज़ ही खबर आई है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमाइक्रॉन जिसका नाम रखा गया है, साउथ अफ्रीका से जनरेट किया है। देखें, अभी इस वेरिएंट की तस्दीक तो हो गई है कि ये वेरिएंट मौजूद है, बल्कि इसके जो केसेस हैं यूरोप में बेल्जियम में सबसे पहला केस पाया गया है, साउथ ईस्ट एशिया में इज़राइल में भी मलावी से एक पेशेंट आया है, उसमें ये केस पाया गया है, और अफ्रीका में तो काफ़ी केस पाए गए हैं। लेकिन अभी हमें इस वेरिएंट की कॉम्प्लिकेशंस और कितनी शिद्दत से ये अलामतें पैदा करता है किसी इंसान में, उसका इल्म नहीं है। नए वेरिएंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये नेचुरल इम्यूनिटी जिनको है उस पर इतना असर नहीं करेगा, लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में अभी कोई मुस्तकिल और तसद्दुक़शुदा कोई बात नहीं सामने आई है कि पुरानी वैक्सीनेशन नए वेरिएंट के ख़िलाफ़ काम करेगी या नहीं करेगी। तो हमें ये नए वेरिएंट पे बहुत गहरी नज़र रखनी है, हुकूमती सतह पे, अवामी सतह पे, कम्युनिटी की सतह पे, और हम सबको मिलजुल के इससे नज़र आबनूद होना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आईजी इस्लामाबाद ने मॉडर्न पुलिसिंग को फ़रोग़ देने के लिए शहर इक़्तिदार के थाना जात की सतह पर तलबा इंटर्न्स तैनात करने का फ़ैसला किया है। तर्जुमान के मुताबिक शहर इक़्तिदार के थाना जात की सतह पर तलबा इंटर्न्स तैनात करने का फ़ैसला किया गया। इस मकसद के लिए तालीम याफ्ता बासलाहियत इंटर्न्स तलबा नौजवान को चुना गया। तलबा इंटर्न्स के शामिल होने से पुलिस के निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी, इस हवाले से बात करते हैं आईजी इस्लामाबाद पुलिस काजी जमीलुर रहमान से। सबसे पहले ये बताएं कि इन तलबा इंटर्न्स की हायरिंग के पीछे आपका विजन क्या है? देखिए रज़िया, बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस का ये विजन मिशन है कि हम थाने के सिस्टम को बेहतर करें। कंप्लेंट्स क्या हैं? कंप्लेंट्स ये हैं कि लोग थाने आते हैं तो उनको कोई रिसीव नहीं करता, उनको कोई ट्रीट बेहतर नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उन्होंने किसी अफसर से मिलना होता है तो वो इंतज़ार करते रहते हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इस कल्चर को बेहतर किया जाए। पहले तो हमने पुलिस गाइड्स लगाए जो हर थाने के गेट पे मौजूद हैं। जो भी कंप्लेनेंट आता है वो उसको अंदर लेके जाना, जिससे वो मिलना चाहता है उससे मिलाना, वो एक पूरा हमने सिस्टम बनाया। साथ हम ये कर रहे हैं कि हमने पूरा एक विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना लिया है। जो बंदा थाने आएगा वो लॉग होगा, उसकी नाम, मोबाइल, सारा कुछ होगा। जब वो थाने से जाएगा तो उसको मैसेज आएगा कि आपका काम हो गया, आपको कोई कंप्लेंट है कि ये नहीं है, क्या सिस्टम है। इसके साथ साथ हमने फिर इंटर्न्स पे सोचा। इंटर्न्स कौन हैं? इंटर्न्स हमारी यूथ है, इंटर्न्स हमारे नौजवान हैं, इंटर्न्स हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के होंगे। उनको बिठाने का मकसद ये है कि वो एज अ ब्रिज काम करें बिटवीन कम्युनिटी एंड द पुलिस। वो थाने के मसाइल भी देखें, वो लोगों से भी बात करें, वो लोगों के मसाइल भी सुने, और उन लोगों के मसाइल में जो पुलिस एफर्ट्स कर रही है उनको दे। वो बेसिकली गैप एनालिसिस भी करें कि क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं, और वो लोगों को भी फैसिलिटेट करें। तो ये आप इसको कह सकती हैं कि ये एक सिविलियन ओवरसाइट का सिस्टम भी है, और कम्युनिटी पुलिसिंग भी है, और कम्युनिटी की इंगेजमेंट भी है इसमें कि वो बैठ के पुलिस के साथ लोगों के मसाइल हल करें। ठीक है आईजी साहब, ये भी बताइएगा कि इस प्रोग्राम में कितने इंटर्न्स तैनात किए जा रहे हैं? देखें, अभी तक तकरीबन कोई 44 इंटर्न्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि हर थाने में 2 या 3 हों। ठीक है, और ये बताइए कि क्या पुलिस इनकी कोई ट्रेनिंग भी करेगी, और वो ट्रेनिंग कहाँ की जाएगी? देखें, बेसिकली तो ये वॉलंटियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये अपनी अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास हैं वो मेजॉरिटी लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम उनको बेसिक ओरिएंटेशन देते हैं कि थाना क्या है, थाने में ये सिस्टम कैसे चलता है, FIR क्या है, एंट्रीज़ कैसे होती हैं रजिस्टर्स में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनको बताते हैं कि जो फ्रंट डेस्क में लोग कैसे काम करें। कंप्लेनेंट्स आते हैं तो उनके साथ कौन मिलता है, कैसे मिलना चाहिए, उनके केसेस का कैसे लॉग बनता है, कैसे बनना चाहिए, उसमें जितने गैप्स हैं वो भी हम सारे उनके साथ बैठ के, तो वो आप खुद देख रहे हैं। एंड दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी पॉजिटिव, और वो काम करना चाहते हैं, वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद पुलिस का एक अच्छा एडिशन है कि इंटर्न्स को हम अपने साथ थानों में लेके और इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इक़दाम माविन साबित होगा इस ज़मीन में? देखें, बात ये है, एक बंदा अगर कंप्लेनेंट आता है, अब तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पुलिस गाइड्स का सिस्टम बेहतर करें, कि पुलिस गाइड्स उनको पूरा सपोर्ट करें और ड्यूटी अफसर बैठ के बात सुने। एक जो चीज़ हमने और भी की है इसमें, वो ये है कि अब मैं और मेरे सीनियर ऑफिसर सारे हम अपने दफ्तरों में बैठ के लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम थाने लाइव देख रहे हैं,
और हम लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं कंप्लेनेंट्स के साथ, जो हमारा डिजिटल सिस्टम है कि जो कंप्लेनेंट बैठे हुए हैं हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनकी बहुत के मसाइल, ताकि उनको मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ दफातर में ना जाना पड़े। उसके साथ साथ जब ये इंटर्न्स बैठते हैं तो माहौल तो इस तरह से बेहतर होगा कि वो अपना भी एक रिव्यू हमें देंगे कि क्या गैप्स हैं, क्या कमियां हैं। अगर कोई कंप्लेनेंट आता है, डिस्ट्रेस में आता है, तो पुलिस भी उसको सपोर्ट करे और ये कंप्लेनेंट भी उसको बैठ के, इंटर्न्स भी बैठ के उसको सपोर्ट करें, उसके साथ बातचीत करें, पुलिस की हेल्प करें कि वो उसकी दाद रसी कर सके। शुक्रिया आजी साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।